Hi, welcome to Shaker classes. So we were studying geometry. In geometry we are covering triangles और लास्ट क्लास में हमने अभी सेंट्रॉइड और ऑर्थोसेंटर कवर कर लिया है। ठीक है, आज की क्लास में हम बाकी जो सेंटर्स हैं ट्राइंगल्स में, जैसे सरकम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सरकम रेडियस एंड इन रेडियस, ये टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ी लंबी क्लास होगी आज की। तो आपको अगर ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड की क्लास या फिर बाकी क्लासेस जो ज्योमेट्री की हैं वो अगर देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, उसमें प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में 6 क्लासेस आप देख लें पहले, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा इस क्लास का। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है? देखो, ये सपोज ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल है ABC। तो अगर मैं BC पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? सपोज XY लाइन है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसका क्या मतलब है कि ये परपेंडिकुलर भी है, ये LM XY पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका क्या मीनिंग है कि LM XY पर परपेंडिकुलर भी है और साथ में XY को बाइसेक्ट भी करता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो अगर मैं ड्रॉप करता हूं यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अभी जरूरी नहीं है कि ये A से ही पास हो सकता है ये ऐसे साइड में से जा रहा हो, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही मैंने AC पर भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप किया, ये इक्वल हो जाएगा, ये भी इक्वल होगा। तो जहां पर भी ये पॉइंट मिलता है, ये दोनों लाइंस, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर भी मीट होंगे वो मेरा होगा सरकम सेंटर। ठीक, क्लियर है बात? अब अगर मैं AB पर भी ड्रॉप करता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करता हूं, तो वो भी इसी पॉइंट से पास होगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे सरकम सेंटर। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे सरकम सेंटर, ये सरकम सेंटर है। क्लियर है बात? अब सरकम सेंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम A, B और C जो 3 पॉइंट्स हैं, इनसे एक सर्कल पास कराएं जिसको बोलेंगे हम सरकम सर्कल, इस सरकम सर्कल का जो सेंटर होगा वो ये ही पॉइंट होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा वो समझ लेते हैं जल्दी से। देखो, ऐसा क्यों होगा वो देख लेते हैं। जो सर्कल पास होता है बाहर से वो सरकम सर्कल बोलते हैं। ठीक है, और उस सर्कल का ही सेंटर सरकम सेंटर होता है। तो ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं। देखो, सपोज ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। ठीक, ABC, और यहां पर हमने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। ठीक, और यहां पर भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था जिसमें ये इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल था। ठीक है, इसको D बोल देते हैं, इसको E बोल देते हैं। क्लियर है? अब अगर मैं देखो यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉप करूं, इस पॉइंट से, इस पॉइंट को आप कुछ X बोल लो, X से मैंने B को ज्वाइन करा, X से मैंने C को ज्वाइन किया और X से मैंने A को ज्वाइन किया। ठीक,
अब आप ध्यान से देखो, आपको इतना पता होना चाहिए कि कभी भी ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसमें यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं और ये बाइसेक्ट भी हो जाए तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है और जिसमें ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक, तो इसका मतलब ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है। ठीक है, और ऐसे ही AXC ट्राइंगल में देखें हम, AXC ट्राइंगल में देखें तो यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, परपेंडिकुलर है और ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो XC इक्वल हो गया XA के। क्लियर है बात? तो यानी कि हो क्या रहा है, कि एक पॉइंट है ऐसा जिसमें ये तीन ऐसी साइड्स हैं, ये X है, ये A है पॉइंट, ये B है पॉइंट और ये C है पॉइंट्स, तो ये तीनों इक्वल बन रहे हैं, ये तीनों इक्वल है। तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट से लेकर सर्कल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और जिसमें ये तीनों इक्वल है, तो ये तीनों रेडियस ही होनी चाहिए, तीनों रेडियस होंगी और ये सेंटर होगा उस सर्कल का, तभी ऐसा हो सकता है कि तीनों इक्वल हो। ठीक है, तो प्रूव हो गया कि x जो है इस सर्कल का एक सेंटर होगा। ठीक है, और आपको ये भी क्लियर हो गया कि XA, XB और XC आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो सरकम सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस इक्वल होता है, तीनों ही रेडियस होती हैं, उस रेडियस को हम क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस। ठीक है, सेंटर को सरकम सेंटर, सर्कल को सरकम सर्कल और रेडियस को सरकम रेडियस। इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल R से, सरकम सेंटर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से। ठीक है, जनरली ऐसा करते हैं। इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। और क्या क्या बातें जाननी है हमें, देखो सरकम सेंटर के बारे में। सपोज ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC है, ठीक, और ये हमारा सरकम सेंटर है, इसको मैं X ले लूं। ठीक है, ये सरकम सेंटर है X। तो अगर आपको ये वाला एंगल सपोज 60 डिग्री दिया है, तो ये वाला एंगल कितना होगा ये निकालना है। एंगल BAC कितना होगा अगर आपको BXC 60 डिग्री दिया है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। ठीक है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर ये सरकम सेंटर है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 2 थीटा होता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल θ/2 होगा। ठीक है, क्लियर है बात? ये डबल होगा और ये इसका हाफ होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सर्कल की प्रॉपर्टी है। सर्कल चैप्टर में आप पढ़ोगे कि किसी भी सर्कल में सेंटर पर, ये सेंटर है, ठीक है, तो ये वाला एंगल डबल होता है इस एंगल। ठीक है, सर्कल चैप्टर में इसका प्रूव भी हम कराएंगे। ठीक है, सर्कल चैप्टर में प्रूव करेंगे इसको हम। तो अभी जस्ट आप याद कर लो कि ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं।
तो सर्कमसेंटर से रिलेटेड इतनी ही बातें हैं, इंपॉर्टेंट जो बातें हैं मैं बता दी मैंने आपको। अब बात करते हैं सर्कम रेडियस की। सर्कम रेडियस की थोड़ी सी बात करते हैं। देखो कि अगर सपोज ये ट्राइंगल है, कोई भी जनरल ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। इस ट्राइंगल सर्कम रेडियस जो है वो R है, ठीक है। इसकी साइड्स को हम बोलते हैं, ये A साइड की BC की लेंथ A है, AC की लेंथ B है और AB की लेंथ C है, ऐसा ले लिया हमने। और इस ABC ट्राइंगल की जो सर्कम रेडियस है वो कैपिटल R है, तो ये कैपिटल R ABC बाय 4 डेल्टा होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये डेल्टा क्या है? डेल्टा हमारा होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये मैं बता भी चुका हूँ पहले भी, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है भाई। अब ये कहाँ से आया ABC बाय 4 डेल्टा, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। बट पहले आप याद करो इसको, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों साइड्स का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ये किसी भी ट्राइंगल के लिए है, किसी भी जनरल ट्राइंगल के लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्राइंगल राइट एंगल है, सपोज राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, दोबारा बना लेते हैं। ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। तो इसमें मैं इसको परपेंडिकुलर बोलूंगा, इसमें इसको बेस बोल देता हूँ, और ये मेरी हाइपोटेनियस। तो इस केस में मेरी R कितनी होगी? इस केस में R कितनी हो जाएगी? आप ऐसे लिखोगे परपेंडिकुलर मल्टी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे लिखोगे? परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाइपोटेनियस अपॉन में 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा क्या होगा? हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, ठीक है। यही होता है एरिया, ये एरिया का फॉर्मूला है ट्राइंगल का एरिया। तो फाइनली कितना आ गया मेरे पास? ये P से P कट जाएगा, इस B से B कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो R मेरे पास मिल गया मुझे हाइपोटेनियस बाय 2, ठीक। तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो सर्कम रेडियस होगी वो हाइपोटेनियस की हाफ होगी, ठीक। क्लियर है बात? और इस बात को तो आप वैसे भी देख सकते हो बहुत इजीली कि हमें पता ही है कि किसी भी सर्कल में अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये जो साइड होगी, ये वाली साइड, ये डायमीटर ही होगी, क्योंकि डायमीटर पर हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है सर्कल में। तो ये अगर डायमीटर है, ये मेरी डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो उसका मिड पॉइंट सेंटर होगा, ठीक है। ये मेरा सर्कम सेंटर होगा, मिड पॉइंट, यानी कि ये और ये इक्वल होगी, ठीक है। और रेडियस क्या होगी? ये ही तो मेरी रेडियस होगी, AH या HC, और वो कितनी है? वो हाइपोटेनियस की हाफ है, दिख रही है आपको साफ साफ, ठीक है। ऐसे ही BH भी रेडियस ही होगी, ठीक है ना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये भी तो रेडियस ही होगा, ये भी तो रेडियस होगा, ठीक है। तो लॉजिकली भी क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल हो,
तो कैसा होगा? हमें तीन ही बातें याद रखनी है बस। एक जनरल ट्राइंगल में ये फॉर्मूला होता है, ये जनरल ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपने देख लिया हाइपोटेन्यूज बाई 2। और तीसरा हमें क्या देखना है कि ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल है, यानी कि तीनों साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो आर कितना होगा। तो फिर से हम यही फॉर्मूला लगा देंगे 4 इंटू डेल्टा। अब डेल्टा जो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में वो ये होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 ए स्क्वायर होता है, ये याद होना चाहिए। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, इस 4 से 4 कट गया, तो सर्कमरेडियस कितनी आ गई? a/√3, यानी कि साइड बाय √3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये तीनों फॉर्मूले याद रखने, सर्कमरेडियस, ठीक है, सर्कमरेडियस के ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। अब ये देख लेते हैं कि ये r इक्वल टू ABC/4 डेल्टा ये कहां से आया, इसको जान लेते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें अब ये और प्रूव करना है कि अगर ट्राइंगल ABC है, इसमें हम इसको A साइड ले रहे हैं, इसको B ले रहे हैं, इसको C ले रहे हैं, तो इसकी जो सर्कमरेडियस होगी वो ये होगी। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो कैसे कर सकते हैं? हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या क्या करेंगे वो देखो जरा जल्दी से। हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, इसको हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। उसका एक सेंटर होगा, सपोज x, ये सेंटर है। इस सेंटर से हम A के थ्रू एक लाइन बनाएंगे, इस पॉइंट को हम D बोलेंगे। ठीक है, A से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसको हम E बोल देंगे। ठीक है, तो अब हम ये देख सकते हैं कि जो AD है वो डायमीटर होगी, क्योंकि उस सेंटर से पास हो रही है। तो इसलिए जो ये वाला एंगल बनेगा हमारा, ये वाला जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा। एंगल ABD 90 होगा, क्योंकि डायमीटर पर बना हुआ एंगल है। ठीक है, कितना क्लियर है? और साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे, क्योंकि ये सेम आर्क AB पर बने हैं। सर्कल में सेम आर्क पर बने एंगल बराबर होते हैं, ये और ये एंगल बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही BA आर्क पर बने हुए हैं। ठीक, तो अगर अब आप ट्राइंगल ABD देखो और ट्राइंगल AEC देखते हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि इनमें दो एंगल्स सेम है। एक 90 डिग्री सेम है, और एक जो ग्रीन से बना हुआ एंगल है, एंगल BDA इक्वल है एंगल ACE के, देख सकते हो आप। ठीक है, दो एंगल अगर सेम हो गए तो AA रूल से ये दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, तो अगर सिमिलर हो गए हैं तो इनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो 90 के सामने देखो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, सॉरी 90 डिग्री एंगल के सामने कौन कौन से साइड्स हैं वो देखते हैं। एक तो AD है, ट्राइंगल ABD में AD साइड है, और ट्राइंगल AEC में 90 के सामने क्या है, B है। तो AD/B इक्वल होगा, अब जो ग्रीन से एंगल बनाए हुए मैंने, एंगल BDA जैसे, उसके सामने C साइड है, और दूसरे ट्राइंगल में ट्राइंगल AEC में ग्रीन वाले के सामने AE है। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बात? सिमिलरिटी ऐसे लगानी होती है, एंगल्स के सामने वाली साइड्स देखते हैं सिमिलरिटी लगाने के लिए। ये दोनों जो साइड्स हैं वो 90 डिग्री के सामने है, और
और ये जो दोनों साइड्स हैं वो ग्रीन वाले जो सिंबल है, ये जो ग्रीन वाले सिंबल है इनके सामने वाली साइड लिखी है मैंने। तो AD बाई बी इक्वल टू C बाई AE आ गया। ठीक है, अब AD हमारा कितना है? AD तो हमारा 2R है, AD हमारा 2R है, और AE जो है वो हाइट है ट्राइंगल की, ABC ट्राइंगल की हाइट है वो AE। ठीक, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन कैसे लिखेंगे? डेल्टा लिखेंगे। ट्राइंगल ABC का जो डेल्टा होगा, एरिया होगा, वो हाफ A बेस इंटू हाइट ये होगा। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो अगर इस h की वैल्यू यहां से, ये जो h की वैल्यू मैं इस यहां पर पुट कर दूं तो मुझे देखो क्या मिलेगा। h कितना है? 2 डेल्टा बाई ए। h की जगह, इस h की जगह मैंने 2 डेल्टा बाई ए रख दिया फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन से, क्योंकि h मेरा 2 डेल्टा बाई ए है सेकंड इक्वेशन में। तो अब सॉल्व अगर किया मैंने इसको तो कितना बन जाएगा? यहां से आपको r मिल जाएगा ABC बाय 4 डेल्टा। इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, यहां से मेरे को r इक्वल टू ABC बाय 4 डेल्टा मिल जाएगा। क्लियर है बात? तो ये प्रूव हो गया। किसी भी ट्राइंगल के लिए सर्कम रेडियस तीनों साइड्स का प्रोडक्ट अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। राइट एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज बाई 2 होगा और इक्विलैटरल के लिए साइड बाय √3 होगा। ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। तो इतना ही पढ़ना था बस हमें सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस में। प्रॉब्लम्स करते हैं, प्रॉब्लम शुरू करते हैं। रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस, ये प्रॉब्लम छोड़ दो आप, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ABC is an isosceles triangle inscribed in a circle। ABC जो है आइसोसेलस ट्राइंगल है, आइसोसेलस यानी कि दो साइड्स इक्वल है। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ये जो ट्राइंगल है इंस्क्राइब किया गया सर्कल के अंदर, ये मतलब है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, मतलब ये ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है सर्कल में। और AB और AC दोनों ही हमें 12√5 और 12√5 दी हुई है। BC हमें 24 दी है। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो सर्कम रेडियस ही होगी, और उसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला है ABC बाय 4 डेल्टा। ठीक है भाई, तो A हमारा √12√5, B हमारा 12√5 और C हम 24 ले रहे हैं। 4 इंटू डेल्टा। अब डेल्टा निकालना है बस, हमारे पास एरिया नहीं है। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। आप क्या करो, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और आइसोसेलस में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये बाइसेक्ट हो जाती है। ठीक, तो ये 12 हो गई, ये लेंथ हमारे पास कितनी हो गई? 12 हो गई। तो ये आप निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से इतनी आ जाएगी। तो कितना हो गया ये? 12 स्क्वायर इंटू 5 माइनस 12 स्क्वायर। ठीक, तो 12 बाहर आ गया और अंदर बचा 4, तो ये हो गया 24 आ गया ये भी, तो ये मेरे 24 आ गए। तो मैं ये लिख सकता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, तो 24 से 24 कैंसिल, इस 2 से ये 24 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 4 3 12,
सो 15 आ गया मेरा कि √5 इंटू √5 5 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। O and C are respectively the orthocenter and circumcenter of triangle of an acute angle triangle PQR। acute angle triangle क्या होता है? जिसमें तीनों ही एंगल्स 90 डिग्री से कम रहे होंगे। ठीक, तो क्या बोला है हमसे? जो O है वो ऑर्थोसेंटर है और जो C है वो सर्कमसेंटर है ट्राइंगल का। ठीक है, तो पॉइंट्स P एंड O आर ज्वाइंट। P और O को ज्वाइन किया और प्रोड्यूस किया गया है टू मीट द साइड QR एट S। S तक ज्वाइन किया तो एंगल PSR 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो PS लाइन है वो ऑर्थोसेंटर से पास हो रही है और ऑर्थोसेंटर से पास होने वाली लाइन हमेशा एल्टीट्यूड होती है। पढ़ा था लास्ट क्लास में, एल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट ही तो होता है ऑर्थोसेंटर। तो S पर जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। ठीक, एंगल PQS आपको 60 डिग्री दिया है। एंगल QCR ये वाला जो एंगल है QCR ये आपको 130 डिग्री दिया है और पूछा है आपसे RPS बताओ, ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल। ठीक है भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन? कैसे करेंगे इसको? सबसे पहला काम हम करेंगे, सर्कमसेंटर की बात हो रही है तो आप सर्कल ड्रॉ कर लो। ये जो C है ये इस सर्कल का ही सेंटर होगा। ठीक है, ये C और ये 130 है तो ये एंगल हाफ बनता है, बताया था अभी आपको, 65 हो जाएगा। ये पूरा एंगल 65 का होगा, 130 का हाफ होगा। ठीक, अब ये 90 है, ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 होगा। कितना क्लियर हो गया? ठीक, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? 65 माइनस 30 होगा, यानी कि 35 होगा। ठीक है भाई, ये आंसर आ गया हमारे पास। क्लियर है? आगे चलते। If the circumcenter of a triangle lies outside it, then the triangle is। अगर सर्कमसेंटर बाहर लाई करता है तो ट्राइंगल कैसा होगा? देखो, आप खुद देखो कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तो हमें पता ही है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे होता है, यहाँ पर ऐसे होता है और ऐसे यहाँ पर होगा। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल तो इनसाइड होगा। आउटसाइड जो बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल में अगर देखते हैं तो हमें पता है कि सर्कमसेंटर हाइपोटेन्यूज पर बनता है और हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर बनता है, ये भी देख चुके हैं, तो बाहर नहीं होता। लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में, ये अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ले लेता हूं तो इसमें अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो यहां पर अगर मैंने ड्रॉप किया BC पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे ही AB पर ड्रॉप किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये दोनों कहाँ मिलते हो दिख रहे हैं आपको? साफ साफ दिख रहा है आपको कहाँ मिल रहे हैं? ये बाहर मिल रहे हैं। तो यही मेरा सर्कमसेंटर होगा और इस तीनों से मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा तो वो दिख भी रहा है आपको, ऐसा ऐसा बनेगा कुछ, और ये उसका सेंटर होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में सर्कमसेंटर बाहर होता है, आउटसाइड होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज पर होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में इनसाइड होता है। ठीक, आगे चलते हैं। द इक्विडिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ये होते हैं वर्टिसेस, ये वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के। तो इन तीनों से जो इक्विडिस्टेंस पर पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सर्कमसेंटर।
क्योंकि तीनों ही रेडियस होती हैं सर्कमसेंटर केस में। ठीक, आगे चलते हैं। What is the position of circumcenter of an obtuse angle triangle? It lies outside the triangle. अभी पढ़ा था, आगे चलते हैं। In case of acute angle triangle, the orthocenter lies. ये क्वेश्चन ऑर्थोसेंटर का लास्ट क्लास का क्वेश्चन है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थोसेंटर इनसाइड द ट्राइंगल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। P point, a point P lying inside a triangle is equidistant from the vertices of the triangle. फिर से वही कह रहा है कि वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंस पर है तो वो सर्कमसेंटर हुआ। ठीक है, तो सर्कमसेंटर सर्कम रेडियस पर हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए। अब आगे में पढ़ना है इन सेंटर, तो वो देखते हैं इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर समझते हैं। सपोज ये ट्राइंगल है आपके पास ABC, एंगल A को हम डिवाइड कर रहे हैं, एंगल A को हम डिवाइड कर रहे हैं एक एंगल बाइसेक्टर से, एंगल बाइसेक्टर से डिवाइड कर रहे हैं। ये और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही एंगल B को हम डिवाइड कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर से, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो जो लाइंस मीट होंगी, जिस पॉइंट पर मीट होंगी, उसको हम बोलेंगे इन सेंटर। ठीक है, जनरली इसको आई से लिखते हैं, आई से लिखा जाता है इसको, इन सेंटर होंगे। और तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी इस आई से ही पास होगा। ठीक है, इसको हम इन सेंटर बोलते हैं। ये क्लियर होना चाहिए। तो इन सेंटर होता क्या है बेसिकली, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स। जैसे सर्कमसेंटर क्या था, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। इन सेंटर क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स। तीनों एंगुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इन सेंटर होगा। ठीक है, इसको इन सेंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन सेंटर क्यों बोलते हैं इसको, अगर हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉप करें इनसाइड द ट्राइंगल, इनसाइड द ट्राइंगल अगर हम सर्कल बनाएं जो इस साइड AB साइड को, BC साइड को और AC साइड को टच करता हुआ सर्कल हो, मतलब इन तीनों साइड को टच करे, तो उसका सेंटर होता है I। इसके बोलते हैं इसको इन सेंटर, और इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल, और इसकी रेडियस को हम बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है, इसको हम स्मॉल r से लिखते हैं, स्मॉल r। ठीक है भाई, तो किसी भी ट्राइंगल में स्मॉल r का जो फॉर्मूला है वो ये है, r इक्वल टू डेल्टा बाई s। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डेल्टा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, भी बता ही चुका हूं मैं। और s क्या है, सेमी पेरीमीटर। s होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ होता है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी होता है, तो उसका हाफ हो जाएगा। पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी होगा ट्राइंगल का, उसका हाफ। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, r इक्वल डेल्टा बाई एस होगा। अब ये क्यों होता है r इक्वल डेल्टा बाई एस, इसको समझ लेते हैं जल्दी से कि ये कहां से आया फॉर्मूला। ये तो बहुत आसान है।
ये सपोज ट्राइंगल है ABC, ठीक है, उसमें एक सर्कल है तो तीनों साइड्स को टच करते हुए ऐसे जा रहा है, ठीक। ये हमारा इन सेंटर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ये कोई सर्कल है, ऐसे कोई सर्कल जा रहा है, ये कोई सर्कल है, थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे अगर कोई सर्कल है तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ये होती है टेंजेंट। टेंजेंट मतलब जो छू कर जा रही हो, जो लाइन सर्कल को जस्ट टच करते हुए निकल रही, स्पर्श करते हुए निकल रही हो, ठीक है। तो उस पर हमेशा 90 डिग्री बनता है। ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है। और ये सेंटर होना चाहिए, और जो पॉइंट है ये आई, इसको ये सेंटर होना चाहिए, ठीक है। सेंटर से अगर हम ज्वाइन करते हैं उस टचिंग पॉइंट को, तो वो टेंजेंट पर 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये सब सर्कल में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, ये सब ज्वाइन कर दिया, अब मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल ABC का एरिया। ट्राइंगल ABC का एरिया लिख रहा हूँ मैं। ये साइड में A ले ली, ये साइड B ले ली, ये साइड C ले ली। ट्राइंगल ABC का एरिया क्या क्या होगा, देखो। ट्राइंगल ABC का एरिया ऐसा होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BIC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AIC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AIB, ऐसा हो। तीनों ट्राइंगल जो अलग अलग बन रहे हैं उनका सम कर दिया। अब ट्राइंगल BIC का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ये हाइट, ये हाइट, और ये हाइट मेरी R है, स्मॉल r, क्योंकि ये सर्कम रेडियस है। ऐसे ही AIC का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, और AIB का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये पूरा ट्राइंगल का एरिया आ गया, ठीक है। तो इसमें हाफ और R कॉमन आ गया, और A प्लस B प्लस C ऐड हो गए, ठीक। और A प्लस B प्लस C बाई 2 मेरा सेम पैरामीटर होता है, तो उसको मैंने S लिख लिया। A प्लस B प्लस C बाई 2 सेम पैरामीटर होता है, तो उसको S लिख लिया। तो ये प्रूव हो गया कि R इक्वल टू डेल्टा बाई S होगा, ठीक है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। तब आपको पता लग गया कि किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी जनरल ट्राइंगल में इन रेडियस का क्या फॉर्मूला है। अब आपको यही फॉर्मूला याद करना है, किसके लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। अगर ट्राइंगल राइट एंगल होता, इसमें परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनियस है, तो इसमें R क्या होगी, इसमें R क्या होगी, इसमें R क्या होगी, फॉर्मूला लगा दिया हमने, डेल्टा बाई S फॉर्मूला लगा दिया। तो डेल्टा की जगह हमने लिखा हाफ इंटू P इंटू B, और S की जगह हमने क्या लिखा, P प्लस B प्लस H बाई 2, ये लिख लिया, ठीक है। तो बाई 2 से बाई 2 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया PB और नीचे आ गया P प्लस B प्लस H, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, PB अपॉन P प्लस B प्लस H। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसकी जगह हम एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर सकते हो। PB अपॉन P प्लस B प्लस H होता है इन रेडियस इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है इसी का, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, देखो। हमने देखा कि भाई इन सेंटर है, ये इन सर्कल है हमारा,
ये हमारा इन सर्कल है, इसमें ये हमारा इन सेंटर है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे ज्वाइन करता हूँ, ये दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा इन सर्कल है। तो अब अगर मैं इस इन सेंटर से यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे ड्रॉप करता हूँ तो ये परपेंडिकुलर होंगे, ये परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, इसमें ये रेडियस r है और ये भी रेडियस r है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, ये जो साइड है मेरी, ये वाली साइड, ये कितनी होगी? ये वाली साइड, ये मेरी p माइनस r होगी, क्योंकि ये मेरी r है। ऐसे ही ये भी r है, तो ये बची कितनी होगी मेरी? ये b माइनस r होगी। ठीक, और आपको पता होना चाहिए कि सर्कल में ये अगर दो लेंथ इक्वल होती हैं, ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट प्रॉपर्टी है ये, तो ये और ये इक्वल है, तो ये भी मेरी p माइनस r होगी। ऐसे ही ये और ये इक्वल है, तो ये मेरी p माइनस r होगी। तो हाइपोटेनियस मुझे क्या मिली? p माइनस r प्लस b माइनस r। ठीक, तो 2r इक्वल टू क्या मिला? p प्लस b माइनस h, यानी कि r क्या मिला? p प्लस b माइनस h बाई 2। तो ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि थोड़ा सा इस फॉर्मूले से, ये इस फॉर्मूले से थोड़ा सा शॉर्ट है। ठीक है भाई, तो आपको दोनों ही याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऑप्शन में सीधा फॉर्मूला भी पूछ सकता है जिसमें आपको ये हो सकता है ना दिखे और ये दिख जाए, ऐसा भी तो हो सकता है फॉर्मूले में। ठीक है, तो दोनों ही याद रखने हैं आपको। अब आगे चलते हैं। तो आपको प्रूफ्स याद नहीं करने हैं, प्रूफ्स तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया, आपको तो जस्ट फॉर्मूला नोट कर लेना है नोटबुक में, और उसको बार बार, है ना, रिवाइज करना है। जस्ट कीप रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन। अब लास्ट में क्या चीज देखनी है कि ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल हो, ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल हो, यानी कि तीनों साइड्स अब ए है, तो आर क्या होगा? तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला लगा दिया। डेल्टा हमारा ये होगा √3/4a², ट्राइंगल इक्विलेटरल है, और सेम पैरामीटर हमारा a प्लस a बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें ये मिल जाएगा, आर क्या मिल जाएगी हमें? a बाय 2√3। ठीक है, सॉल्व कर लो ना, देखो इसको, √3/4, यहाँ पर a², 2 चला गया ऊपर और नीचे आ गया 3a, इससे ये कैंसिल, इस √3 से ये √3 आ जाएगा, इस 2 से ये 2 आ जाएगा, a बाय 2√3 आ गया। तो आपको ये भी याद रखना है कि ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल है तो r इक्वल टू a बाय 2√3 होगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है इन सेंटर वगैरह में, तो वो भी देखते हैं अभी। देखो, इसके अलावा आपको ये और पढ़ना है,
ये भी इम्पोर्टेंट है कि ABC अगर ट्राइंगल है और ये इन सेंटर है और आपको ये वाला एंगल A है सपोज, तो ये एंगल कितना होगा A के टर्म में बताना है आपको। तो इसका फॉर्मूला आप याद रख लो कि 90 + a/2 होता है। ठीक है, एंगल BIC जो होगा वो 90 + a/2 होगा A की टर्म में। ठीक, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है। हमें पता है कि ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि BI इन सेंटर है, सॉरी I इन सेंटर है, तो BI एंगल बाइसेक्टर ही होगा। ऐसे ही ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक, तो हमने इसको अल्फा अल्फा ले लिया, इसको हमने बीटा बीटा ले लिया। तो जो क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है वो ये होगा, क्योंकि BIC जो ट्राइंगल है उसके सभी एंगल्स का सम 180 होगा, जिसमें से दो एंगल अल्फा और बीटा है। तीसरा जो एंगल होगा वो 180 - अल्फा + बीटा होगा। ये क्लियर है? ठीक, अब पूरे बड़े बड़े ट्राइंगल में देखते हैं, अगर A, B और C ट्राइंगल में, तो A + 2 अल्फा + 2 बीटा का सम भी 180 ही होगा। ठीक है, यहाँ से अल्फा + बीटा मेरे को क्या मिल जाएगा, 180 - a/2 मिलेगा। तो इस वैल्यू को, अल्फा + बीटा की इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो मुझे क्या मिला, 180 - a/2। ठीक, तो ये मिला मुझे 90 - a/2। तो 180 - 90 + a/2 दैट इज 90 + a/2। तो हो गया प्रूफ। ठीक है भाई, तो ये आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन SSC का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आएगा, बार बार याद रखना है। सीधा ही याद कर लो उसको कि ये एंगल 90 + a/2 होगा। ठीक है, नहीं याद कर सकते हो तो ये प्रूफ जो मैंने कराया ना, इस तरह से आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो बेटर है याद ही करो, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। उसके अलावा क्या पता होना चाहिए इन सेंटर के बारे में। अगर ये इन सेंटर है, ABC ट्राइंगल है, ये पॉइंट D है, तो आपको इतना पता होना चाहिए, इसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी बोलते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो वो क्या है कि BD/DC जो है वो AB/AC होगा। BD/DC AB/AC होगा। जैसे सपोज ये ट्राइंगल है, ये इन सेंटर है, ठीक है, और ये PQR है और ये S है, तो इसमें PS/SR PQ/QR के होगा। ठीक है, PS/SR PQ/QR के होगा। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल में BD/DC = AB/AC के होगा। ठीक है भाई, ये आपको याद करना है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। ठीक, अब ये कहाँ से आया ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आ गया। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं, BD/DC = AB/AC। इसको हम कैसे प्रूव करें? इसको आप ऐसे प्रूव कर सकते हो कि आपको देखो ये पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। ठीक, ये थीटा ले लिया, ये भी थीटा ले लिया। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल का जो एरिया है, सपोज ये एंगल हमारा अल्फा है,
ठीक है, और हाइट h है, ये बेस b है, और ये साइड हमने सपोज a ले ली और ये साइड b ले ली। तो इस ट्राइंगल का एरिया में ऐसे लिख सकता हूँ कि हाफ, ये हमने c ले ली सपोज, हाफ बेस इंटू हाइट, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस ट्राइंगल का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, h हाइट है। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कि हाफ a इंटू सी, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल साइन अल्फा। ठीक है, अभी हमने एरिया वाली क्लास की नहीं है, वो लास्ट क्लास सोच रहा हूँ मैं लेने का ट्राइंगल में एरिया, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास होगी एरिया पे, उसमें पूरा एरिया ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, पूरा एरिया खत्म हो जाएगा उसमें, वो भी थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है, 1 घंटे से ऊपर की। तो उसके हिसाब से हाँ, तो हम क्या देख रहे थे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम दो तरह से लिख सकते हैं, तो हाफ बेस इंटू हाइट, या फिर हाफ दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन और उसके बीच का एंगल साइन के साथ, साइन अल्फा, क्योंकि ए और सी के बीच में एंगल अल्फा है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो उसके बेस पे ये प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ट्राइंगल ABD ऐसे लिख रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, दोबारा लिख लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है, ये रेशियो इक्वल होंगे क्योंकि इक्वल है ही, दोनों बातें मैंने सेम ही लिखी है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अगर मैं लिखता हूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा हाफ बेस इंटू हाइट, सपोज इसकी, इस ट्राइंगल की हाइट h है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC में लिखूंगा हाफ बेस इंटू हाइट, ऐसे लिखूंगा। और इधर मैं लिख रहा हूँ दूसरे वाले फॉर्मूले से, हाफ AB इंटू AD इंटू साइन थीटा। ट्राइंगल ABD का मैंने ये लिखा AB इंटू AD साइन थीटा, यहाँ पर मैंने लिखा AD इंटू AC साइन थीटा। ठीक है भाई, AD इंटू AC साइन थीटा, AD से AD कैंसिल हो गया, इस हाफ से ये हाफ कैंसिल, इस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, इस h से h कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। तो आप देख सकते हो कि BD अपॉन DC इक्वल आ गया AB बाय AC के। ठीक है भाई, तो प्रूव हो गया, और आपको एरिया का एक फॉर्मूला भी पता लग गया। एरिया का फॉर्मूला एक और भी होता है, जैसे एक्स वाई है और ये थीटा है, तो हाफ एक्स वाई साइन थीटा, ये भी ट्राइंगल का एरिया ही होगा। ठीक है, ये नया फॉर्मूला आपको पता लग गया होगा। अब ये क्यों होता है ये सब जानेंगे हम एरिया वाली क्लास में, ये साइन कहाँ से आ गया। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्लियर हो गई, BD अपॉन DC इक्वल होगा AB बाई AC के। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है, लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो जितने भी स्टार लगाओगे उतने कम है। ठीक है, इसी पर एक और प्रॉपर्टी और है, थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट है वो भी। क्या है वो प्रॉपर्टी, वो भी देख लेते हैं। इसको मैं, इस साइड को मैं A ले रहा हूँ, इसको मैं B ले रहा हूँ, ठीक, इसको मैं C ले रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी ये है कि AI बाई ID इक्वल होगा B प्लस C बाई A। ठीक है, AI बाई ID इक्वल होगा B प्लस C बाई A के। तो ये पिछली वाली प्रॉपर्टी से कम इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये कहाँ से आया,
ये कहाँ से आया कि ए आई बाई आई डी इक्वल टू होगा बी प्लस सी बाई ए के। तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसको हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि हमने इसको ज्वाइन कर दिया, आई से बी को और आई से सी को ज्वाइन कर दिया। तो ट्राइंगल अगर हम इसमें देखते हैं, ट्राइंगल ए बी डी और ऐसे आई, ठीक है, लेफ्ट वाले पार्ट में देख रहे हैं अभी। तो हमें क्या दिखता है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग ए आई बाई आई डी, ये हमारा सी है, सी बाय बी डी हो जाएगा, ठीक है, ए आई बाई आई डी सी बाय बी डी हो जाएगा। इतना क्लियर है? और राइट वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, राइट वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ए आई डी और सी, तो इसके अकॉर्डिंग ए आई बाई आई डी इक्वल हो जाएगा हमारा बी बाई डी सी के। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं अगर बी डी निकालता हूँ और डी सी निकालता हूँ और उनको ऐड कर दूं तो वो ए बनेगा, बनेगा नहीं? बी डी और डी सी निकाल कर दोनों को मिला दूं तो वो ए बनेगा, क्योंकि आप फिगर में देख सकते हो बी डी और डी सी मिलाकर ए बन रहा है, बी डी और डी सी मिलाकर ए बनेगा। बी डी कितना हो जाएगा मेरा फर्स्ट इक्वेशन से? बी डी कितना हो जाएगा? बी डी हो जाएगा सी इंटू आई डी अपॉन ए आई, और डी सी क्या हो जाएगा? बी इंटू आई डी अपॉन ए आई, और दोनों ही ए के इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो आई डी अपॉन ए आई मेरे को क्या मिल जाएगा? ए अपॉन बी प्लस सी, क्योंकि आई डी अपॉन ए आई कॉमन है, तो सी और बी जुड़ जाएंगे और सी और बी जुड़ के नीचे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ से दिख सकता है साफ साफ कि ए आई बाई आई डी मेरा बी प्लस सी बाई ए आ जाएगा, दोनों को इन्वर्स कर देंगे, ठीक है भाई। तो अप्रूव हो गया। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं, फिर अब क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। The in radius of an equilateral triangle is of length 3 cm. इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस में पता है कि ये होती है और वो हमें 3 दी है। Then the length of its median is, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो मीडियन होती है, ये सपोज ए है, ये a/2 होगा, ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ ये होगी, ये मीडियन है, मीडियन की लेंथ ये होगी, यानी कि कितनी हो गई? ये 3a² बाय 4, यानी कि √3/2a। तो आपको √3/2a निकालना है बेसिकली, ये पूछा है आपसे, इसकी लेंथ बताओ। √3/2a, क्योंकि √3/2a मीडियन की लेंथ होती है ट्राइंगल इक्विलेटरल में। तो यहां से हम देख सकते हैं कि a हमारा कितना है? 6√3 है। तो इस 6√3 वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा ये, ठीक। तो ये 9 आ गया, तो हमारा 9 आंसर है। क्लियर है बात? ठीक, आगे चलते हैं। If the incenter of an equilateral triangle lies inside the triangle and its radius is 3 cm, फिर से वही 3 दिया है हमें। The side of the equilateral triangle is, तो साइड पूछा है, ए की लेंथ पूछी है,
तो वो कितनी है 6√3। ठीक है भाई, इन रेडियस का ये फॉर्मूला होता है और वो हमें 3 दिया है और आपसे साइड यानी कि ए पूछा है। आगे चलते हैं। द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द इक्विलर ट्राइंगल हैविंग ईच साइड 6 सेंटीमीटर इज। तो इन सर्कल की रेडियस पूछी है आपसे, वो a/2√3 होती है। ट्राइंगल इक्विलेटरल बोला है उसने और a आपको 6 दिया है। a आपको इस बार 6 दिया है, तो हमारे पास कितना आ गया आंसर, r की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। आगे चलते हैं। ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। तो AB और AC इक्वल है, which is circumscribed about a circle। तो ये ट्राइंगल जो है सर्कमस्क्राइब किया गया है अबाउट अ सर्कल। ठीक है, सर्कमस्क्राइब और इनस्क्राइब का आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए एकदम। सर्कमस्क्राइब और इनस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब ऐसा और इनस्क्राइब का मतलब, इनस्क्राइब का मतलब ऐसा हो जरूरी नहीं है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सर्कमस्क्राइब के दोनों मीनिंग हो सकते हैं। सर्कमस्क्राइब हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए और ऐसा भी हो जाए। इनस्क्राइब में भी हो सकता है ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कौन सी चीज किस पर सर्कमस्क्राइब हो रही है और कौन सी चीज किस पर इंस्क्राइब हो रही है। ठीक है, अगर बोलता है कि सर्कल सर्कमस्क्राइब है ट्राइंगल पर, इफ अ ट्राइंगल, ऐसे लिए बोला है, इफ अ ट्राइंगल इज circumscribed about a circle। ठीक है, तो ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब मतलब होता है बाहर, जो एक्सटीरियर पे है। ठीक है, तो सर्कल के अबाउट एक ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब किया गया, यानी कि बाहर बनाया गया है ऐसा। ठीक है, अगर ये बोलता कि इफ अ सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के बाहर ऐसा सर्कल बना हुआ है। ठीक है, इफ P is the point where the circle touches the side BC, ये P पॉइंट है, then which of the following is true। तो क्या ट्रू है ये पूछा है आपसे। तो BP इक्वल टू PC ट्रू है, BP ग्रेटर देन PC है, BP लेस देन PC है, BP हाफ ऑफ PC है। तो ये पता करना है आपको। तो आपने क्या देखा भाई कि ये तो तीनों रेडियस होंगी, ये इन रेडियस होंगी तीनों। ठीक है, ये मेरा इन सेंटर होगा। ठीक, अच्छा, आपको ये भी पता है कि अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करता हूँ और यहाँ से इसको ज्वाइन करता हूँ, तो इसमें ये वाले एंगल्स मेरे इक्वल होंगे, ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, और ये पूरे एंगल तो इक्वल है ही, पूरे एंगल तो इक्वल है ही। ठीक है, पूरे एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल में ये साइड्स इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। अगर एंगल इक्वल है दोनों, तो उनके हाफ भी इक्वल्स होंगे। ठीक है, उनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो IBCP, ये R है और ये परपेंडिकुलर P होगा। बताया था आपको, ये परपेंडिकुलर होता ही होता है। तो इसमें हमें क्या मिला कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, क्योंकि एंगल ABC और एंगल AC भी इक्वल है और उनके हाफ एंगल्स हैं, तो ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर ये एंगल इक्वल है
तो और ये 90 डिग्री है और ये आर है, तो क्या ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए? AAS प्रॉपर्टी से, ठीक है, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाली साइड और ये वाली साइड BP और PC इक्वल होगी, ठीक है, क्लियर है बात? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, ये ABC ट्राइंगल है, AD जो है एंगल बाइसेक्टर है और वो बाइसेक्ट कर देती है ऑपोजिट साइड, यानी कि BC को बाइसेक्ट कर देती है वो, AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है। देन व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट? किस तरह का ट्राइंगल है ये, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमने लगा दी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दिया। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि BD अपॉन DC इक्वल हो जाएगा AB अपॉन AC के, ठीक है। ये थी हमारी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब BD और DC इक्वल दिया है हमें, तो ये तो कट गया। यहाँ से हमें क्या मिल गया कि AB और AC बराबर है, और AB और AC अगर इक्वल है, AB और AC अगर इक्वल है तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया? आइसोसेलेस, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। और वैसे ही आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में ही तो ऐसा होता है, ये एंगल इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ठीक है। आइसोसेलेस में ऐसा होता है कि ये और ये इक्वल हो जाते हैं, ये परपेंडिकुलर भी हो जाते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। इन ट्राइंगल ABC, AD is the internal bisector of A. In triangle ABC, AD is the internal bisector of angle A, AD. If BD equal to 5, BC equal to 7.5, equal to 7.5 है, then AB ratio AC is, AB ratio AC पूछा है, तो वो BD अपॉन DC के होगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा रहे हैं फिर से, ठीक है। तो AB बाय AC कितना मिल गया मेरे को? BD मेरा 5 है और DC मेरा 2.5 है, ये मेरा 2.5 हो जाएगा क्योंकि 7.5 से माइनस करूंगा 5, तो 2/1 आ गया मेरा AB बाय AC, ठीक है भाई, 2/1। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, I इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, I जो है वो इन सेंटर है ABC का, ठीक। एंगल ACB इज 50 डिग्री, एंगल ABC इज 60 डिग्री, एंगल BIC पूछा है आपसे, ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। इसका तो हमें फॉर्मूला पता है ना कि 90 प्लस A/2 हो जाएगा, ये फॉर्मूला पढ़ा था अभी अपनी क्लास में। और A कितना है मेरा? A मेरा 70 है, ठीक है। A मेरा 70 होगा, क्यों? क्योंकि एक 60 है और एक 50 है एंगल, तो मिलाकर 110 हो गए, तो ये 70 ही होना चाहिए, तभी एंगल्स का सम 180 बनेगा। तो A मेरा 70 है, 70 मैंने रख दिया, 70/2 35 हो गया, तो मेरा आंसर आ गया 125, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। If I is the incenter of a triangle ABC, if angle ABC 65 ACB, तो ये सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क हो गया। आगे चलते हैं। In triangle ABC, the internal bisector of ABC and ACB meet at I. BAC is 50 डिग्री, BIC बताना है। तो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये फॉर्मूला लगा देंगे हम।
तो 90 प्लस 25 115 आ गया आंसर। ठीक है भाई।